और अब हम रुख करते हैं एक और गंभीर सवाल का, और ये गंभीर सवाल लगातार उठ तो रहा था लेकिन एक बार फिर से पूरी गंभीरता के साथ उठ रहा है। दरअसल एक बार फिर से बिहार के कानून व्यवस्था पर उठ रहा है बड़ा सवाल, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है नीतीश सरकार और वहां का प्रशासन। हाल की एक घटना है, पटना में चलती हुई दुरंतो एक्सप्रेस में बंदूक के दम पर लूट हो गई। कई यात्रियों का सामान लेकर अपराधी भाग गए। दानापुर के कुशेश्वर और मझौली हॉल्ट के बीच हथियारबंद अपराधियों ने रात 2 बजे लूटपाट की और हथियारबंद बदमाशों ने चलती हुई ट्रेन में यात्रियों से हजारों रुपए की लूट को अंजाम दिया। और इस लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश चैन पुलिंग करके फरार हो गए। घटना की जब जानकारी मिली तो आरपीएफ की टीम ने मामला दर्ज किया और जांच की शुरुआत कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्या संकेत मिलता है। ट्रेन में लूट की घटना बताती है कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इससे पहले भी महागठबंधन की सरकार जब बनी तब राज्य में बेगूसराय से लेकर चंपारण तक गुंडों के पिस्टल गरज चुके हैं। तो इन घटनाओं ने बिहार में 90 के दशक की जो घटनाएं होती थीं उसकी याद दिला दी है, जब जंगल राज का दौर हुआ करता था। नीतीश की महागठबंधन सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठते रहे हैं सवाल महागठबंधन की सरकार पर, और बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर बना ली है सरकार। और बिहार में ये जो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और साथ में ये जो दुरंतो ट्रेन में जिस तरह लूट को अंजाम दिया गया है, कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए आलोक, चलती हुई दुरंतो ट्रेन, उसमें बंदूक की नोक पर लोगों से पैसे लूट कर आराम से निकल जाते हैं वहां पर गुंडे। क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रहा है वहां का प्रशासन, और कितना बड़ा सवाल ये बिहार की कानून व्यवस्था पर आलोक? देखिए, पहले तो ट्रेन में चढ़े थे जो 20 लुटेरे थे, को चढ़े थे और उन्हें चेंज करके गाड़ी को रोका, और गाड़ी को रोकने के बाद जिस तरीके से उन्होंने वहां पर मचाई, सारे यात्री पैसे छीने, कहने छीने, एक तरह से यात्रियों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया और उन लोगों ने आराम से तमंचे लहराते हुए पूरे ट्रेन में लूटपाट की। लगभग 35-40 मिनट तक वो लूटते रहे ट्रेन में। और सबसे बड़ी बात जो जीआरपी होती है, जो रेलवे की सुरक्षा के लिए राज्य की पुलिस होती है, वो उनसे लड़ने के बजाय उनसे मुकाबला करने के लुटेरों के वो कह रहे कि आपको छिप जाइए, जो भी है यात्री यहाँ पे है वो छिप जाइए, वहां चढ़े हुए उनको उसका मुकाबला करता है। तो ये नहीं, जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके से बेगूसराय में खुलेआम करते बाइक पे 2 लड़के गए और उन्होंने पूरा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो लोग फायरिंग करते रहे। तो इस तरीके से वही की गई। तो अब अपने बात करूँ, मैं भी बिहार में रहता हूँ, मेरा भी घर बिहार में, पटना जिले के मसौड़ी में। और कल हमारे बगल में एक युवक दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो ये छोटी जगहों पे जो कहानियां हो रही है, जो अपराध की जो घटनाएं हो रही है, वो तो आ रही है। लेकिन जो बड़े लेवल पे जब होती है, जब सड़क पर आती है, तो लोगों को लगता है कि बिहार की स्थिति वाकई खराब है। लेकिन अगर अंचलों में चले जाए, अगर आप जस्टिस में चले जाए और कस्बों में आप चले जाए, तो ऐसी घटना बराबर लगातार हो रही है और प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। बराबर समीक्षा मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि कानून व्यवस्था पर कैसे कंट्रोल किया जाए। समीक्षा बैठक का कोई नतीजा, कोई सफल नतीजा। बिल्कुल आलोक, हम आपने देखा है कि 90 के दशक में ऐसी कई घटनाएं होती थीं और इसीलिए कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है। बीच में ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं हर जगह पर होती हैं, बिहार में भी होती रही, लेकिन इस तरह की घटनाएं 20 साल बाद 90 के दशक की याद दिलाती हैं। सवाल ये मन में स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या बदल गया जो 25 साल पहले वाली स्थिति एक बार फिर से दिखाई पड़ने लगी है। आलोक, देखिए, 90 का जो शिक्षा जब यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो 90 से जो 95 का कार्यकाल था यादव का, वो उतना बदनाम नहीं था। लेकिन
जो पंचायत से जो हुआ जो दौर चला 2015 तक, वो वाकई जंगल राज था। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके जो 2 साले थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन पूरा बिहार जानता है, किया जाती है, तो उन्होंने हुआ कि अपराधियों के जो हौसले थे, जो उनको पूरा का पूरा संरक्षण किया गया, सत्ता का संरक्षण किया गया। जब सत्ता का संरक्षण ऊपर से मिलेगा तो नीचे समझ सकते कि हालत क्या हो जाएगा, हालत कानून व्यवस्था की हालत नाजुक हो गई, बेकाबू हो गई। तमाम तरह के नरसंहार के दौर को आप याद करते, चाहे वो सेनानी का नरसंहार हो, चाहे वो पाठक का नरसंहार हो, तमाम तरह के नरसंहार हुए। जो कई तरह की सेनाएं बनी उस दौर में, रणवीर सिन्हा के नाम से आप, या नक्सलाइट का उदय हुआ, तो वो जो था बुरा दौर के तौर पर याद किया जाएगा। लेकिन उसी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार ने एक मुद्दा बनाया बिहार में कि हम जंगल राज को समाप्त करेंगे, कानून व्यवस्था को बहाल करेंगे, हम विकास की बात की, और उसी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने एक तरह से बदलाव लाया। और निश्चित रूप से जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की, तो कानून व्यवस्था पर उनको किया एक तरह से बयान पे ही। लेकिन उसके बाद फिर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ा था, और फिर उसके बाद अभी फिर भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ा है, और आरजेडी उन्होंने अपना हाथ लगाया है। तो उसके बाद से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार खुद प्रशासन को उनका कंट्रोल नहीं रहा है, और कंट्रोल नहीं, अगर कंट्रोल है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही जी। और जिस तरह से बात सिर्फ इसी घटना की नहीं है, हाल के दिनों में हमने देखा बेगूसराय से लेकर के चंपारण तक गुंडों ने पिस्टल लहराए। सवाल यह है कि जो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार ये मॉडल लेकर के पूरे देश में घूमेंगे, पीएम मटेरियल अपने आप को बताने के लिए, क्या इस तरह की जो व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, इस मॉडल को लेकर के नीतीश कुमार जाएंगे पूरे देश में कि हम पीएम मटेरियल हैं? अब नीतीश कुमार खुद कुछ कह लें, लेकिन जनता यहाँ देख रही है, पूरे बिहार पे लगी हुई है, और रोज जो खबरें आ रही है, छोटी से लेकर बड़ी तक की खबरें आ रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, या अपराधियों का इतना बढ़ गया है, उनको प्रोटेक्शन और कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तौर पर अपने आप को घोषित करते हैं, या उनके दल के लोग घोषित करते हैं, या लालू प्रसाद यादव घोषित करते हैं, तो ये अपने आप पता होगा, और पब्लिक देख रही है कि क्या हो रहा है बिहार। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से कि बिहार पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, आलोक, निश्चित तौर पर आपने बताया कि आपका भी घर वहां पर पड़ता है और वहां पर इस तरह की वारदातें हुई हैं, बढ़ी हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो पुलिस प्रशासन आज से कुछ महीने पहले तक चुस्त दिखाई पड़ता था, आज वही प्रशासन, वही पुलिस और वही सरकार और वही व्यवस्था पस्त क्यों दिखाई पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ जब था तो एक कंट्रोल उनका रहता था, वो सरासर नजर रखते थे प्रशासन पर, अधिकारियों पर। किन अधिकारियों की नियुक्ति हो अच्छे पोस्ट पे, जो दावेदार अधिकारी थे वो 15 सालों में काफी चीजें चले गए थे, उन्हें अच्छा पद नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब से सरकार बनी है तो वो अधिकारी जो घंटी में पड़े, जिनके आरोप थे, तमाम तरह के आरोप थे, उनको उच्च पदों पर बिठाया गया है। और यही कारण कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पहले वाली जो 1995 और 2000 की बात आप कर रहे हैं, उस तरह की हो रही है। दूसरी जो है कि प्रशासन की विफलता का एक और बहुत बड़ा कारण है जो शराबबंदी वहां पर हुई है। तो शराबबंदी के बाद प्रशासन ने खाते वो अपराधियों के बजाय शराब पीने वालों को सजा ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं, अगर उनको पकड़ती है तो लाख 50,000 25,000 देते वो छोड़ देते हैं। तो उनका जो पुलिस महकमे बहुत बड़ा जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है वो शराब पकड़ने में लगी है। तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। और दूसरी और कहेंगे, शराबबंदी के बाद वहां पर नशा खुरानी इतनी बड़ी है, आप कहते हैं वो जितने भी जो सूखे जो नशे होते हैं वो पूरे नशे का हो रहा है बिहार में, और इसको भी बार को देखना होगा। जी, और इस दुरंतों की लूट की घटना पर अगर थोड़ी सी और बात करें तो ये कुशेश्वर और मझौली के बीच में ये घटना घटी है। आप निश्चित तौर पर उन इलाकों से को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या वहां पर इस तरह की स्थिति थी ताकि अपराधियों ने उसको इसीलिए उस जगह को चुना कि वहां पर प्रशासन की पहुंच वैसी नहीं थी? देखिए, दानापुर जो है वो अपने आप में कुख्यात रहा है। दानापुर तक पूरा एरिया आप देखेंगे, पटना दानापुर, और पूरा एक बहुत बड़ा प्यारा इलाका है।
तो वो अपराधियों का ढंग रहा है, पहले भी कर रहा है। अगर आप नाम सुनिए, लाल यादव पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत संगठित माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं। इसके पहले भी एक विधायक उनकी हत्या, तो वो भी बहुत बड़े वहाँ के डॉन थे। तो वो जो पूरा एरिया है वो अपराधियों का घर पहले से भी कहा जाता है। पटना जिले का सबसे, अगर आप कहें कि हॉट अपराधियों का जो है नस्ली, वो दानापुर वो एरिया है। तो वो इसके भी उन लोगों ने जितना बहुत यहाँ पर हानि होगी हमें लूटपाट करने में, अपराध करने में और भागने में, क्योंकि वो दियर इलाका है। तो ये सबसे बड़ी उसके लिए फायदेमंद वाली बात थी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि मैंने पहले भी आपको बताया, जो के अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है और दूसरा होती है सीआरपी। सीआरपी के अंदर होती है। तो सीआरपी जब आप गाड़ी में अगर आप चल रहे थे ट्रेन की आपकी सुरक्षा के लिए, तो आप खुद ही चुप गए वहां पे कि आपको तो अपराधी से मुकाबला करना चाहिए था, आपको कौन को बचाना चाहिए था। और मैं सचिन कहता हूँ, मैं बिहार में हमने काफी ट्रेन यात्रा किया और काफी बिहार में पैदा ही हुआ हूँ। वैसी लाइनें जो कुख्यात थी, पटना गया लाइन कुख्यात थी, तो 2 घंटे देते थे ट्रेन को, जब सीआरपी होती थी। लेकिन जिस दिन भारतीय स्थिति होती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो वैकल्प या ट्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस कर सके या ट्रेन में कुछ अपराध घटित हो। तो मैं अगर बिहार वासियों की तरफ से बोला जाए तो वैसे चुनिंदा खेल है, तब में आप आरपीएस नहीं अप्लाई कर सकते। राज्य सरकार को डिमांड करनी चाहिए कि आरपीएस को वैसी ट्रेनों में सप्लाई करे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो ज्यादा जो यात्री ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो तो कहीं रेल में अपराधों का जो वो रुक जाए। लेकिन रेल के पटरी से अगर आप नीचे उतरते हैं बिहार की धरती पर, तमाम तरह की ये जो घटनाएं हो रही है उसके लिए क्या करेंगे नीतीश कुमार और सरकार, ये नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं नीतीश प्रशासन पर, नीतीश सरकार पर। क्या इस पर बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के प्रशासन की तरफ से कोई जवाब भी दिया जा रहा है या सिर्फ सवाल ही तैर रहे हैं आलोक? मैं आपको बता रहा हूँ कि समीक्षा बैठकें हो रही है अपराध को लेकर के, जो चिरचिरी हो रही है नीतीश कुमार की या जो महागठबंधन सरकार की, उसको लेकर के हो रही है कि किस तरीके से आपको रोका, तरीके से अपराध से नो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन जैसे जब वो समीक्षा बैठक करते हैं, अब कोई न कोई बड़ी घटना हो जाती है। तो अब ये जो ऐसे पदाधिकारी हैं, बहुत ऑफिसर्स हैं, बिहार में काबिल ऑफिसर्स हैं, भारतीय पुलिस सेवा की बात करें, भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, तो उच्च लेवल पे जब तक अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, कानून व्यवस्था को समझने वाले, बिहार की स्थिति को समझने वाले अधिकारियों को नियुक्ति हो और उसके साथ एक कड़ा निर्देश हो कि अगर किसी थाने में अगर कोई घटना होती है तो थानेदार को कड़ी कार्रवाई कर सकती है नीतीश सरकार या बिहार प्रशासन। तो शायद अधिकारियों में यह डर है और अधिकारियों की जब डर आई तो निश्चित रूप से वो अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा देख कभी तक नहीं मिलता। ये बताइए आलोक, वही नीतीश कुमार हैं जो पहले भी मुख्यमंत्री थे, वही नीतीश कुमार हैं जो अब भी मुख्यमंत्री हैं, पीएम मटेरियल भी बताया जाता है। सवाल यह है कि यहां से यह सवाल उठता है कि क्या सरकार पर, प्रशासन पर उसी नीतीश कुमार की पकड़ अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी क्या? निश्चित रूप से ये जानने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनकी पार्टी की अलायंस में, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको खुला छोड़ रखा था कि कानून व्यवस्था की बात हो या की बात हो, देने के स्वतंत्र है। बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई अपना राय नहीं रखे, राय रखेगी लेकिन उसमें कोई आपको अड़चन नहीं। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, लालू यादव के साथ थे बात, तो उस महागठबंधन में यही हुआ था कि आर्थिक बहुत करीबी थे और वो सारा वो देखते थे। प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पहले भी प्रशासनिक सारी चीजों पर नियंत्रण उनका था। तो लालू प्रसाद जब यादव महागठबंधन की सरकार जब बनी साथ में, तो ये जो सत्ता का जो केंद्र था वो के आवाज पे उठकर चला गया लालू प्रसाद यादव के आवाज पर। वो ट्रांसफर पोस्ट लेकर तमाम तरह की चीजें हुई, इसको लेकर के नीतीश कुमार विचलित हुए और आरसीपी मेन रोल से आरसीपी ने नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने पर मजबूर किया। लेकिन जो आरसीपी को ही बाहर कर दिया नीतीश कुमार, जो उनके सबसे चहेते अधिकारी थे, चहेते नेता थे और सबसे विश्वास पात्र थे। तो पता अब इसमें जब उनको जब रास्ते से अलग किया गया, तो वो जो
लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने फॉर्म पे है। जो तबादला हो रहा है, जब निर्णय लेने में जो नीतीश कुमार स्वतंत्रता थी उससे कहीं ना कहीं गिरावट आई है, और इसी गिरावट का कारण ये है कि बिहार में अपराधियों को बिल्कुल। एक आपने एक बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को वो फ्री हैंड जो मिला करता था एनडीए के दौरान, महागठबंधन के दौरान वो फ्री हैंड शायद नहीं मिल रहा है। सुधाकर सिंह जो वहाँ के मंत्री थे, उनके बयान को याद कीजिए। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जगजानंद सिंह के पुत्र हैं सुधाकर सिंह। ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह ने जो बातें कही थी उसमें काफी हद तक दम है। आलोक, देखिए, अगर सुधाकर सिंह की अगर बात करते हैं या जगदानंद सिंह की आप बात करते हैं, जगदानंद सिंह ईमानदार जा रहे हैं। और आपको याद होगा 2010 में जगदानंद सिंह 2009 में लोकसभा के लिए चुनते थे आरजेडी से वो। तो उसके बाद हुआ कि 2010 से वो रामगढ़ की जो थी जगदानंद सिंह, उसको सुधाकर सिंह दिया जाएगा। सुधाकर सिंह ने अपने बेटे को टिकट न देकर के एक कार्यकर्ता को टिकट दिया और टिकट मिल गया, और उधर सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुए। लेकिन जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को ही हरवा दिया। उसके बाद सुधाकर सिंह अगर मंत्री बनने के बाद ये कहते हैं कि मेरा पूरा जोड़ है, मैं करोड़ में महासचिव हूँ, तो ये आप एक बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको लेकर एक खलबली बच गई थी अधिकारियों से लेकर के जो नेता थे उनके अंदर खलबली बच गई थी। क्या उन्होंने कहा, और नीतीश कुमार ने तेजस्वी आपको कहा कि अपने बयान वापस ले, लेकिन वापस नहीं लिया और एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करते थे और वो जांच करने जा रहे थे, लेकिन उनको अंतिम इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सिस्टम से लड़ नहीं सकते थे। तो सुधाकर की जो बात कही है वो छोटी मोटी बात नहीं है, और ऐसे ये रहा तो आप समझिए कि कुछ और मंत्री है जो नहीं दिया गया या जिन पर नियंत्रण रखा जा रहा है, या मुझे लगता है नीतीश कुमार को या कुछ आगे जो है उसके चुनाव से आगे जाकर कर सकता है। तो कुछ आपको पता चलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5 और जी, जिस तरह से कि ये घटनाएं आ रही हैं उससे निश्चित तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं, और यह भी सवाल उठ रहा है आलोक कि क्या नीतीश कुमार को इस तरह से निष्प्रभावी करके, यानी कि उनके कंट्रोल को कम करके, क्या कहीं ना कहीं आरजेडी वहां पर हावी होना चाहती है? कुछ प्लान चल रहा है लालू प्रसाद यादव के मन में, तेजस्वी के मन में? देखिए,